हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जैव विविधता विविध को करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं उसमें से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। विविध है, मिसलिनियस है, ठीक है। तो पहला जो हमारा देखिए इसमें है कि सीबक थॉर्न लद्दाख में की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पेड़ है, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो सीबक थॉर्न है, ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ये लद्दाख की पहाड़ी में पाया जाने वाला है। इस पेड़ की बेर होती है इसमें, ठीक है। बेर में विटामिन और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और चंगेज खान ने इसका प्रयोग किया था अपनी सेना की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। तो किसने? रूसी रशिया के कॉस्मोनॉट थे, उन्होंने जो है कॉस्मिक जो विकिरण है उससे बचने के लिए इस पेड़ के जो बेरी से जो ऑयल निकलता है उसका यूज किया था, ठीक है, इससे बचाने के लिए यूवी रेस से। सीबक थॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय है और ये पर्णपाती झाड़ी है, ठीक है। क्या है ये? पर्णपाती एक झाड़ी है और लद्दाख में मिलती है ये। भारत के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, कुकुम सारी, लाहौल, काजा, ताबो मतलब हिमाचल प्रदेश में ताबो है, नाथुला सिक्किम में तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कुछ जिलों में यह पाया जाता है। इस पौधे की जो पत्ती होती है, इस पौधे की पत्ती, जड़, फल, कांटे सभी उपयोगी हैं। ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है जो इस पौधे में उपयोगी ना हो। याद रखिएगा, सीबक थॉर्न नाम है इनका। परंपरागत रूप से औषधि के निर्माण में, ठीक है ना, पोषण की पूर्वकता में, ईंधन में, पर्यावरण संरक्षण में, बाढ़ इत्यादि में सारी जगहों पे जो है इनका यूज किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में आवश्यक जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु ये आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले आपका पर्वतीय क्षेत्र में उगने की क्षमता है इसमें, ठीक है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की जो है क्षमता होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए टेम्परेट और शीत प्रधान प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। टेम्परेट मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है। शीतोष्ण और जो है शीत प्रधान प्रदेशों में पाया जाता है। उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनकी निष्क्रिय और अवसन अवस्था को हाइबरनेशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शीत निष्क्रियता, ठीक है, हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो प्लांट है वो पहले ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है और इन ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी जो आपका निष्क्रिय और एक ऐसी अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था, ठीक है, उसको जो है कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। शीत निष्क्रियता और हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। इतनी ठंडी होती है कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। यह अवस्था वार्म ब्लडेड यानी कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोल्ड ब्लडेड में ही पाई जा रही है, ये वार्म और कोल्ड दोनों में ही पाई जाती है। गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को भी गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिल पाते, ठीक है। तो क्या होता है कि इन्हें जो है गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिल पाते, तब वह निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन बंद हो जाता है, उपापचय घट जाता है और ये वसा के सहारे जीवित रहते हैं। समझ रहे ना कि बॉडी में जो फैट जो उन्होंने स्टोर किया इतने महीनों से उसकी के बेस पे ये रहते हैं, निष्क्रियता की अवस्था में रहते हैं। उनकी बॉडी टेम्परेचर गिर जाती है, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। उनका उपापचय घट जाता है। जो निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित होते हैं जो वसा, उन्हीं का यूज करते हैं ये। यहाँ पे क्या है कि कृतंग या रोडेंट्स गढ़ में जो गिलहरियां होती हैं, जो छछूंदर होते हैं, चूहे और माइस यानी मूसक, ये सारे जो है स्तनधारी प्राणी आते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रॉड निच या व्यापक निच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। ब्रॉड निच जो है एग्जाम में आ जाएगा कि ब्रॉड निच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है या नहीं, तो ये उत्तरदायी नहीं है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया, ठीक है, जो सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष है वो सिकोया का होता है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट होती है, यानी कि 115.5 मीटर तक होती है। ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर गिरती हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी जो है वो समुद्र में प्रवाहित होने से पहले भीतरकनिका, कहाँ पे? भीतरकनिका आपका नामक स्थान पे गिरती है। भीतरकनिका वन्य जीव तथा वन विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिण
कोयल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोयल के नाम से झारखंड में कौन सी नदी जानी जाती है, तो ब्राह्मणी नदी। ठीक है, शंख नदी उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा के पास होता है। कौन सी नदी? शंख नदी। देखिए ये सिर्फ फैक्ट्स दिए हुए हैं आपको, इसमें समझने वाला सिर्फ फैक्ट्स है ये, तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आप आंसर कर पाए। तो शंख नदी जो है उसका उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा के पास राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। बैतरणी नदी का उद्गम जो है गुप्त गंगा पहाड़ी से, कहाँ से? बैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है जो उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में है। तो ये गुप्त गंगा पहाड़ी का है, उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में है, वहां से बैतरणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब देखिए जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। ठीक है, जैव द्रव्यमान जो होता है, जीवों का द्रव्यमान, उसके उत्पादन की दृष्टि से जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो फर्स्ट प्लेस पे आते हैं। इनमें जैव द्रव्यमान उत्पादन लगभग 2200 ग्राम, ठीक है, 2200 ग्राम शुष्क भार वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। अब देखिए निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान प्रति वर्ष उत्पादन की मात्रा क्या है? देखिए उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ी वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी है, उसमें 1200 ग्राम शुष्क भार वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, टाइगा में 800 है और प्रेरी में 600 है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है वहां पे जो है किसकी मात्रा है? जैव द्रव्यमान। ठीक है, जैव द्रव्यमान जो है उत्पादन की मात्रा इतनी है। ठीक है, सबसे गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान जो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सबसे गहरे जो अगर जगह है वहां पे जैव द्रव्यमान सबसे कम होता है या नगण्य होता है। ठीक है, देखिए टुमारोज, ये हिंदी में टुमारोज बायोडाइवर्सिटी जो बुक है, ठीक है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी जो बुक है उसकी जो लेखक है वो वंदना शिवा है। ठीक है, वंदना शिवा है, 2000 में लिखी गई थी, और जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ती और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को भी जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 दिसंबर 1993 में जैव विविधता अधिनियम अभिसमय हुआ था। जैव विविधता अधिनियम जो है पारित होता है, इसलिए 29 दिसंबर 1993 को मनाते हैं। और यूएन की बात करें तो यूएन 22 मई को मनाता है। ठीक है, तो यूएन जो है जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाता है, जबकि आपके और जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो 29 दिसंबर 1993 में जैव विविधता अभिसमय प्रभावित है, इसलिए 29 दिसंबर को मनाते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे लंबा जीवित पौधा कौन सा है? तो हमने देखा था सिकोया। ठीक है, सिकोया सबसे लंबा जीवित पौधा है। ठीक है, तो सबसे लंबा जीवित पौधा वृक्ष सिकोया होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट होती है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए ये ए है आपका। ठीक है, ए उत्तरदायी नहीं है। व्यापक निष्कर्मता, ठीक है, व्यापक निष्कर्मता जो है वो उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ब्रॉड निच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर उसका जो है निच व्यापक है ना, ब्रॉड उसका जो है हैबिटेट है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसका जो है अंत हो जाएगा। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। स्पेन के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की उर्वरा शक्ति है ना उसको जो है बढ़ाने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव करने के लिए किया था। यह भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये लद्दाख में पाया जाता है। ये ऐसा पौधा है जिसकी हर पार्ट, चाहे वो जो है उसकी छाल हो, चाहे वो जड़ हो, पत्तियां हो, बेर हो, हर पार्ट जो है लाभकारी होता है। तो इसमें जो है इसके बेर में विटामिन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए भारत सरकार सीबक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? देखिए मृदा क्षरण से नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। ये बायोडीजल के लिए एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांत अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य होता है। ठीक है, तो ये आपका 1 और 3 है। तो देखिए इसमें पोषकीय जो मान होता है यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांत अनुकूलित होता है। और आपका है 1। ठीक है, 1 क्या है? ये मृदा क्षरण को नियंत्रण करता है और मरुस्थलीकरण को जो है रोकता है। तो देखिए इसमें क्या है ना
कि अब ये बहुत ज़्यादा काम का पौधा है, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी जो है बायोडीजल जो भी आपको तो सब नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। तो ये क्षरण को रोक देता है, पोषक तत्व तो प्रदान करता है, लेकिन ये बायोडीजल के लिए जो है उपयोगी नहीं है। दूसरी चीज़ है ये कि इसकी इमारती लकड़ी, ये झाड़ होता है तो झाड़ों में इमारती लकड़ी काम नहीं करती। देखिए सीबक थॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से, लेह की बेरी के नाम से लोकप्रिय जो है एक प्रसिद्ध पर्णपाती झाड़ी है। भारत में लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, कुकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये पौधों की पत्ती, जड़, फल सभी कांटे सभी कुछ उपयोगी होते हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण, पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनमें एक का स्रोत है झारखंड, ठीक है, और दूसरा जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। तो अभी हमने देखा था कि एक जो इसका स्रोत है, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसमें से एक का स्रोत झारखंड है और जो उड़ीसा में किसी दूसरे नाम से जानी जाती है। दूसरी जिसका स्रोत जो है उड़ीसा में है और समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान में संगम करती है जो बंगाली खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव वन विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र भी है। ये कौन सी है, ठीक है, तो ये भीतरकनिका है, ठीक है, भीतरकनिका है, ठीक है। तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी, कौन सी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पहले भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भीतरकनिका वन्य जीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड की दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणी को ही झारखंड के दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है हमें। देखिए पहला तो हमारा है चमगादड़, भालू और रोडेंट या कृंतक बोलते हैं इसको। इनमें से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता पाई, तो ये तीनों में पाई जाती है, ठीक है, ये C1 to 3 तीनों में पाई जाती है, ठीक है। गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म करने में जो है मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिल पाते, मतलब उतना ज़्यादा जो सर्दी होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी आप जानते हैं इन्वायरमेंट, और वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उतना ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं पाती उनको, तो इसलिए वो जो है हाइबरनेट उसमें चले जाते हैं, शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं और उनको जो है उनका श्वसन बंद हो जाता है उस टाइम, ठीक है ना, उपापचय घट जाता है और एक जगह वो पड़े रहते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो भी जो है जितना रूम जहाँ पे वो है उस तरह के टेम्परेचर में उनकी बॉडी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रोडेंट्स जो होते हैं, स्क्वेरल, आपका मस्क रैट होता है, फिर आपके रैट्स हैं, माइस हैं, ये सारे जो है स्तनधारी हैं जो है हाइबरनेशन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो किस में होता है, गहरे सागर में, कि गहरे सागर में होगा, ठीक है। तो जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पन्न होता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, देखिए जैव विविधता दिवस आपका 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर को, अच्छा इसमें क्या है 22 मई को बनाया जाता है ऐसे, ठीक है, यूएन के द्वारा, और कुछ कंट्रीज 29 दिसंबर को बनाती है क्योंकि 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता अभिसमय जो है प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है। जैव विविधता समुद्री जो आपका संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है की घोषणा की। अब नेक्स्ट हमारा टुमारोज डाइवर्सिटी, ठीक है, टुमारोज डाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है, तो देखिए वंदना शिवा ही एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, वंदना शिवा। तो देखिए टुमारोज डाइवर्सिटी वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।